आज हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 8 कृषि क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। इस पाठ के हम पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था भारत में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति अथवा महत्व, जिसमें हमने देखा था राष्ट्रीय आय में हिस्सा, रोजगार, निर्यात आय, जीवन स्तर, कृषि उत्पादन में वृद्धि और औद्योगिक विकास का आधार। विद्यार्थी मित्रों, नीची कृषि उत्पादकता के कारण में आज हम देखेंगे सबसे पहले तो 3 कारण। इन 3 कारणों में संस्थाकीय परिबल, टेक्नोलॉजिकल परिबल और अन्य परिबल को समझने से पहले हम नीची कृषि उत्पादकता के कारण का थोड़ा परिचय देख लें, उसके बारे में जान लें कि नीची कृषि उत्पादकता किन कारणों से देखने को मिलती है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं विद्यार्थी मित्रों कि भारत कृषि प्रधान देश है और इसके बावजूद कृषि से संबंधित अनेक समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कृषि उत्पादकता वास्तव में प्रति हेक्टर उत्पादन अथवा प्रति हेक्टर आय के संदर्भ में मापा जाता है, जो विश्व स्तर पर अत्यंत नीची दिखाई पड़ती है। मतलब जो भारत देश में कृषि उत्पादकता है वह प्रति हेक्टर में मापा जाता है और विश्व लेवल पर क्या होता है, विश्व स्तर पर क्या होता है, नीची देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है? नीची देखने को मिलती है। अब इसके साथ हम नीची कृषि उत्पादकता के कारण में 3 कारण की हम चर्चा करेंगे। पहला कारण है संस्थाकीय परिबल, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल परिबल, तीसरा है अन्य परिबल। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम पहला पॉइंट संस्थाकीय परिबल की चर्चा करेंगे। अगर हम संस्थाकीय परिबल के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो भारत में किसान जिस संस्थाकीय ढांचे में रहकर खेती करते हैं उसे असर करने वाले भौतिक आप अच्छी तरह से समझते हैं, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी परिबलों को संस्थाकीय परिबल कहा जाता है। अगर विद्यार्थी मित्रों आपको बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है कि संस्थाकीय परिबल किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषा लिखनी है। क्या लिखना है कि भारत में किसान जिस संस्थाकीय ढांचे में रहकर खेती करते हैं उसे असर करने वाले भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी परिबलों को संस्थाकीय परिबल कहा जाता है। भारत में ऐसे परिबल कृषि क्षेत्र के लिए अवरोध रूप होने के कारण, अवरोध रूप मतलब रुकावट होने के कारण, नियंत्रण होने के कारण कृषि क्षेत्र का विकास लगातार कम देखने को मिल रहा है और जिस कारण से कृषि क्षेत्र में नीची उत्पादकता देखने को मिलती है। इन संस्थाकीय परिबलों में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई जमीन महसूल वसूल करने की प्रथा, कौन सी? जमीन महसूल वसूल करने की प्रथा, जमींदारी प्रथा, महालवारी प्रथा, ठीक है, और रैयत वाली प्रथा, कृषि ऋण की सुविधा, कृषि उत्पाद की विक्रय व्यवस्था, यातायात की सुविधा, जमीन मालिकी की प्रथा इत्यादि का समावेश किया जाता है। एक बार हम फिर से इस पॉइंट को देखेंगे कि आज हमारे देश के अंदर जो कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था कम देखने को मिल रही है, कृषि उत्पादन जो है कम देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के समय में ही जमीन महसूल वसूल करने के लिए कुछ प्रथा शुरू की गई थी। कौन सी प्रथा? जमींदारी प्रथा, महालवारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा, ठीक है। इसके अलावा कृषि ऋण की सुविधा, कृषि उत्पाद की विक्रय व्यवस्था, यातायात की सुविधा, जमीन मालिकी की प्रथा इत्यादि का समावेश होता है। क्यों? क्योंकि किसानों को फसल का उत्पादन करने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह कृषि ऋण उन्हें अंग्रेज देते नहीं थे, जिन कारणों से उनकी फसल का उत्पादन जो है वह कम होता था और जो भी उत्पादन होता था उसका एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के पास चला जाता था। ऐसी संस्थाकीय परिबल, अवरोधक
अथवा नकारात्मक होने के कारण भारत में कृषि क्षेत्र में नीची उत्पादकता देखने को। अब हम पहले पॉइंट की चर्चा करेंगे। किसके पहले पॉइंट की चर्चा करेंगे? संस्थाकीय परिबल के अंदर का जो पहला पॉइंट है, पहला मुद्दा है, वह है जमीन महसूल वसूल करने की प्रथा। क्या है? जमीन महसूल वसूल करने की प्रथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, भारत में जमीन महसूल वसूल करने की 3 प्रथाएं प्रचलित थी। कितनी प्रथाएं प्रचलित थी? 3। अभी ऊपर हमने देखा, अभी जो इसका प्रस्तावना संस्था के परिबल का जब हम परिचय प्राप्त कर रहे थे तो ये तीनों प्रथा हमने देखा था। कौन सी तीनों थी? जमींदारी प्रथा, महालवारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा। ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रत्येक प्रथा में केवल जमीन पर का किराया, किस पर? जमीन पर का किराया अथवा महसूल वसूल करने की अलग अलग पद्धति का उपयोग किया जाता था। क्या होता था? अलग अलग पद्धति का उपयोग किया जाता था, जिसके कारण खेती करने वाले वर्ग को कृषि उत्पादन बढ़ाने में कोई विशेष रुचि ना थी। क्या थी? कोई विशेष रुचि देखने को नहीं मिलती थी। क्यों? उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे, समझेंगे कि अब किसान के पास जो जमीन है, उस जमीन में वह खेती करता है, फसल का उत्पादन करता है और अधिक से अधिक हिस्सा जब अंग्रेजों के पास, जमींदारों के पास चला जाता है। तो सिर्फ उसका पालन पोषण हो सके उतना ही अनाज उस किसान के पास बचता है। तो किसान का मन दुख होता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस ज़मीन के अंदर चाहे जितना भी उत्पादन कर लूँ, चाहे जितनी भी मैं मेहनत कर लूँ, लेकिन अधिक से अधिक उत्पादन का हिस्सा तो अंग्रेजों के पास, जमींदारों के पास ही जाना है। इसलिए इस प्रकार से कृषि क्षेत्र का उत्पादन देश की आवश्यकता और कृषि क्षेत्र से जुड़ी वर्ग की आवश्यकता को बढ़ोतरी करने में असक्षम रहा। तो जो किसान है वह अधिक कृषि का उत्पादन करता नहीं, अनाज का उत्पादन करता नहीं है, उसका मन दुख होता है। और दूसरी बात ये थी कि अगर कोई भी किसान खेत के अंदर लंबे समय से खेती कर रहा है और खेत जो बेकार पड़ी हुई थी, जमीन बेकार पड़ी थी, खेत में उत्पादन नहीं होने वाला था या कम उत्पादित जमीन थी, बंजर ऊसर जमीन थी, वह किसान मेहनत करके, मजदूरी करके उस जमीन को उत्पादकता वाली, उपजाऊ वाली बनाती है और बाद में उसे जिसकी ज़मीन होती है, ज़मीन मालिक उस ज़मीन को ले लेता है। तो यहाँ पर भी किसान को काफ़ी तकलीफ देखने को मिलती है कि मेरे पास यह ज़मीन लंबे समय तक रहने वाली नहीं है, तो मैं इस ज़मीन में अधिक मेहनत क्यों करूँ। स्वतंत्रता के पश्चात की ये बातें थी। स्वतंत्रता के पूर्व पहले जो थे उसकी ज़मीन, सरकार ने ऐसा कानून निकाला के अंतर्गत जोत अधिकार, सलामती और किराया नियमन संबंधित कानून बनाए गए कि जो व्यक्ति, जो किसान जिस जमीन में लंबे समय तक खेती करेगा, जोतेगा, उत्पादन करेगा, वह जमीन उसकी हो जाएगी। इस कानून का संपूर्ण अमल ना होने के कारण किसानों के प्रति हो रहे शोषण को रोका नहीं जा सका। सरकार ने क्या किया? खाली कानून बना दिया, लेकिन उस पर कितने किसान, कितने जमींदार, कितने लोग उसका पालन कर रहे हैं, उसका अमल कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया नहीं। तो जो जमींदार लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने किसानों का शोषण किया, परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में नीची उत्पादकता का प्रश्न। दूसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है आपका कृषि ऋण, मतलब खेती के लिए, खेती उत्पादन के लिए, खेती में यंत्र, सिंचाई, खाद, पानी की सुविधा के लिए पैसे की जो जरूरत पड़ती है वह किसान के पास होता नहीं है। अब वह पैसा कौन उनको देगा, कहाँ से उन्हें मिलेगा, वह सरकार कैसे उनकी व्यवस्था करेगी, उसके बारे में हम यहाँ पर अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में ज़्यादातर किसान गरीब हैं, जिन्हें प्रत्येक फसल के पूर्व, मतलब पहले कृषि ऋण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम पैसा लगाएंगे तो पैसा आएगा। अगर हम खेतों में क्या करेंगे, पैसा लगाते हैं, अच्छे यंत्र, बीज, खाद,
का हम उपयोग करते हैं, सिंचाई का उपयोग करते हैं, तो फसल का उत्पादन होगा। और जब फसल का अच्छा उत्पादन होगा तो अच्छा विक्रय होगा, अच्छा विक्रय होगा तो अच्छी आय हमें प्राप्त होती है। और अच्छी आय जब प्राप्त होती है तभी हमारा आगे का विकास भी देखने को, अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। भारत में 1951 में एक अंदाज के अनुसार 71.6% कृषि ऋण सर्राफी पीढ़ी द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? सर्राफी पीढ़ी के द्वारा किया जाता था। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस प्रकार ऋण जो है भारत में 1951 में एक अंदाज के अनुसार 71.6% कृषि ऋण सर्राफी पीढ़ी के द्वारा किया जाता था। और इस प्रकार का ऋण वे किसानों को अत्यंत ऊंचे ब्याज दर पर उपलब्ध करवाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ब्याज दर लेकर पैसा देते थे। और इसके अतिरिक्त हिसाब में गड़बड़ी करके वे गरीब किसानों का शोषण भी करते थे। कभी कभी तो पैसा किसान ने भर दिया हो तो भी रजिस्टर में नहीं बता रहा है, ऐसा बोल करके आपने पैसा नहीं जमा किया है, ऐसा बोल करके डबल पैसा डबल ब्याज उनसे लिया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों का विस्तार बढ़ाकर इस प्रकार का ऋण देने वाले व्यवसायी को महत्व कम करने में सफलता प्राप्त की। क्या किया? सफलता प्राप्त किया। सरकार ने 1975 में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, सरकार ने 1975 में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और 1982 में नाबार्ड बैंक की रचना की। 1975 में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, 1982 में नाबार्ड बैंक की रचना की गई। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको बोर्ड की एग्जाम में नाबार्ड का पूरा नाम बताइए ऐसा पूछा जाता है तो उस समय यह हमें लिखना है। और इस सघन प्रयासों के कारण वर्तमान समय में सर्राफी पीढ़ी द्वारा लोगों को जो दिया जाने वाला ऋण था वह घटकर 27% हो गया। आपने देखा विद्यार्थी मित्रों कि पहले 71.6% था और अब घटकर कितना हो गया? 27% देखने को मिलता है। इस प्रकार से शेष बड़े पैमाने पर कृषि ऋण विभिन्न संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। और इन तमाम तथ्यों पर से सिद्ध होता है कि किसानों को संस्था के कृषि ऋण के बजाय सर्राफी पीढ़ी से कृषि ऋण लेना महंगा पड़ता था। और लोग जागरूक हुए, लोग धीरे धीरे बैंकों की तरफ आकर्षित हुए, बैंक के साथ जुड़े और बैंक से लोन लेना पसंद किया। और सस्ते ब्याज की चर्चा करने जा रहे हैं, कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था। अभी तक तो हमने देखा कि जमीन महसूल वसूल करने की प्रथा वो किस तरह से अंग्रेजों के समय में जमींदारी, महालवारी और रैयतवारी प्रथा के द्वारा किसानों के पास से जमीन महसूल वसूल किया जाता था। फिर हमने देखा कृषि ऋण कि किसान को फसल का उत्पादन करने के लिए पैसे की जरूरत है। अगर वह प्राइवेट संस्था या सर्राफी पीढ़ी के द्वारा पैसा ले तो उसे अधिक से अधिक ब्याज चुकाना पड़ता था। इसलिए सरकार ने बैंकों का निर्माण किया, उनकी रचना की। हमने देखा कि 1975 में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और 1982 में नाबार्ड बैंक की रचना की गई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान बैंकों से जुड़े। अब हमें क्या देखना है कि अगर फसल का उत्पादन हो गया है तो उसे हमें बेचना कहाँ है, कैसे बेचना है। तो कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था देश में क्या है? भारत में कमजोर आंतरिक ढांचे के कारण अत्यंत दूर ग्रामीण विस्तारों और कृषि बाजारों को जोड़ने वाली सड़क या यातायात की योग्य सुविधा पर्याप्त ना थी, मतलब नहीं थी। अब यहाँ पर समस्या ये है कि एक तो भारतीय किसान गरीब, मजदूर, अशिक्षित, ठीक है, उसका जो आंतरिक ढांचा है वह कमजोर है। बाजार के अंदर अनाज का जो कीमत है, जो विक्रय व्यवस्था है वह कैसी है वह किसान को पता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में किसान क्या करता है, एक मजदूर मतलब मध्यस्थी व्यक्ति को ढूंढता है कि जो उसके फसल को बाजार में पहुंचा सके
विक्रय कर सके। अब विद्यार्थी मित्रों, अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण लें तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो ए नाम का किसान है वह बी नाम के व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि भाई मेरे अनाज को बाजार तक पहुँचाना है। ए नाम का जो किसान है वह गरीब है, मजदूर है, उसके पास कोई भी साधन सामग्री नहीं है कि वह बाजार तक पहुंच सके। बी नाम का जो व्यक्ति है वह थोड़ा धनिक है, उसके पास साधन सामग्री है और उसके द्वारा उसे बाजार के संबंधित जानकारी भी है। वह डन कर देता है कि जी ज़रूर मैं आपके अनाज को बाजार तक ले जाकर बेच दूंगा। अब ये समझ लीजिए कि 1 किलो गेहूं की कीमत यहाँ पर 20 रुपया है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, 1000 किलो गेहूं इस व्यक्ति को देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर 1000 किलो गेहूं ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को बाजार में बेचने के लिए देता है तो आज आप समझ पा रहे होंगे, तो 20 का गुणा अगर हम 1000 से करेंगे तो यहाँ पे रकम कितनी हो गई, 20,000 रुपये। यह व्यक्ति कहता है भाई मैं जिस साधन से लेकर जाऊंगा उसका आपको किराया भी 300 रुपया देना पड़ेगा। बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन इस व्यक्ति को पता नहीं है कि इसी जो 20 रुपये का गेहूं है वह बाजार में उसकी कीमत 30 रुपये है और ये 1000 का 30 से गुणा करेंगे यहाँ पर 30,000 रुपये होता है। बी नाम का व्यक्ति 30,000 रुपये में बाजार में गेहूं बेचकर ए नाम के व्यक्ति को 20,000 रुपये की रकम वापस करता है, प्लस उसमें से 300 रुपये किराया भी लेता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जो ए नाम का किसान है वह अशिक्षित है, अज्ञानी है, गरीब है, ठीक है, उसे बाजार से संबंधित जानकारी नहीं है, इस कारण से उसका 10,000 का नुकसान होता है। अगर ए नाम का किसान बी नाम के व्यक्ति को ना पकड़ के डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से बाजार में अपनी वस्तु का विक्रय करता तो उसे पूरा का पूरा लाभ मिलता। इस तरह से अब ये जो ए नाम का किसान है विद्यार्थी मित्रों, यह कमजोर, गरीब बना का बना ही रह जाएगा। कर्ज में डूबा था, कर्ज में डूबा रहेगा और कर्ज में डूबे किसानों का कर्ज भुगतान करने के लिए अपने कृषि उत्पादन को कई बार उत्पादन के पूर्ण ही स्थानिक साहूकारों या दलालों को ही बेच देना पड़ता है। स्थानिक साहूकार या दलाल को बेच देने का मतलब है, आपने बहुत सारे सीरियल, पिक्चर या कहानी में पढ़ा सुना है कि अगर किसान किसी साहूकार के पास से रुपया उधार लेकर आता है और वह दे नहीं पाता है तो वह साहूकार, वह जमींदार उस किसान को इस शर्त पे रुपया देता है कि जो भी फसल का उत्पादन होगा उसे सस्ते दामों पर उसको ही बेचेगा, दूसरे किसी को नहीं। अब किसान वचनबद्ध है, वह अपनी फसल को उस जमींदार को, उस साहूकार को सस्ते दामों पर विक्रय करने के लिए, बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। इस तरह से वह गरीब का गरीब और कर्जदार का कर्जदार ही बना रहता है। किसान बाजार की स्थिति से अज्ञात है। ऊपर मैंने अभी आपको एक स्टोरी सुनाई, वे बाजार भाव, विक्रय पद्धति इत्यादि के ज्ञान के अभाव में वे अपने कृषि उत्पादन का अपेक्षित मुआवजा प्राप्त नहीं कर पाता है। जिस तरह से मैंने आपको ए नाम का किसान और बी नाम के व्यक्ति का उदाहरण यहाँ पर अभी दिया था। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था में यह सब गड़बड़ी देखने को मिलती है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं चौथे पॉइंट की, जो है ग्रामीण समाज व्यवस्था। क्या है ग्रामीण समाज व्यवस्था? भारत के ज़्यादातर किसान प्रारब्धवादी और अल्प जानकारी रखने वाले होते हैं। मतलब परंपरागत एक ही चीज़ का, एक ही वस्तु का, एक ही पद्धति का उपयोग करने वाले। अल्प जानकारी मतलब उनके पास अधिक जानकारी होती नहीं है। इस तरह से वे
ग्रामीण समाज प्राचीन परंपरा, व्यवस्था और रीति रिवाजों से क्या होते हैं, बंधे हुए देखने को मिलते हैं। वह मूलभूत रूप से प्रारब्धवादी होते हैं। वह अपना जीवन निर्वाह हो सके उतनी ही खेती करके संतुष्ट भी रहते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा नहीं चाहिए। उनके मन में ऐसा कोई लोभ लालच होता कि नहीं है कि हम ज़्यादा उत्पादन करके क्या करेंगे। और उनमें आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र का विकास, आय में वृद्धि करना जैसी प्रेरणा नहीं होती है। मतलब उनके अंदर ये दिमाग में ये बातें नहीं होती है कि मैं ज़्यादा उत्पादन करूं और मैं ज़्यादा फसल का उत्पादन करके उसका ज़्यादा विक्रय करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास पैसे आवें और मैं भौतिक जीवन के सुख सुविधाओं को जी सकूं। और इस कारण से ग्रामीण अर्थतंत्र केंद्र रहे कृषि क्षेत्र में नीची उत्पादकता देखने को मिलती है, क्योंकि वह किसान आगे बढ़ता ही नहीं है, अधिक उत्पादन करता ही नहीं है, इसलिए उसका अधिक विकास हो पाता नहीं है।